तो किस लेवल तक एस्ट्रोलॉजर हमको गाइड कर सकता है कि भाई कितनी एक्यूरेसी कितनी होगी? मुझे लगता है कि 80 to 90% एक्यूरेसी होती है। तो कैसे काम करती है कुसुम जी एस्ट्रोलॉजी? एक मुझे रिलेशनशिप के लिए, अगर कोई जैसे हस्बैंड वाइफ का नहीं बन रहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं बन रहा, ऑलरेडी रिलेशनशिप है लेकिन उसमें कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, उसको स्मूथ आउट करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर लड़का है तो वो वीनस की रेमेडीज करे, लड़की है, अच्छा, लड़की है तो वो जुपिटर की रेमेडीज करे। तो एक आधी कोई रेमेडी आप हमें बता सकते हो जनरलाइज, जिसका सिर्फ बेनिफिट होता है? किसके रिगार्डिंग? किसी चीज? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा है मैम आजकल। तो आज हमारे साथ हैं कुसुम डोगरा जी, जो अमेजिंग अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर हैं और स्विच वर्ड्स पे भी काम करती हैं। वो स्विच वर्ड कॉन्वलेक्सा नहीं, दूसरे वाले स्विच वर्ड्स जो मैं थोड़े से लंबे वाले हैं, वो मुझे पीछे बता रहे थे, मुझसे तो बोले भी नहीं गए, पर हम लोग मेंशन कर देंगे कि आपको क्या बोलना है। और न्यूमरोलॉजी करती हैं कुसुम जी, काफ़ी सारी मोडालिटीज़ देखती हैं कुसुम जी। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं आज एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स कुसुम डोगरा जी के साथ। कुसुम जी, स्वागत है नमस्कार आपका तरुण जी। तरुण शर्मा शो में। कैसी हैं आप? आई एम गुड, वेरी फाइन। वेरी फाइन। और होपफुली आज हमें आप कुछ ऐसा बता के जाओगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो हम नहीं जानते। आई होप सो। तो मैम, आपकी अपनी क्या स्टोरी है? आपने कैसे स्टार्ट किया कि यार मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए या सीखनी चाहिए? खास तौर पे हेल्थ इश्यूज। अच्छा, मैं ये बोलूँगी कि डिप्रेशन, ओके, काफ़ी डिप्रेशन में थी, मेरी मेडिसिन चल रही थी। अब मेरे पापा की डेथ के बाद मुझे ये डिप्रेशन हुआ था। अच्छा, तो उस वजह से आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हो। तो उस वक्त मैं इतनी प्रॉब्लम में थी और मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि यू विल गेट नेम एंड फेम, और बहुत नेम एंड फेम आपको मिलेगा और आप एक अच्छा मुकाम हासिल करोगे, करियर बनाओगे। ओके। और मुझे लगा ये जो लेडी है ये पागल है। मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स में हूँ और ये बोल रही है आपको नेम एंड फेम मिलेगा। प्रॉब्लम से सर डिप्रेशन में भी हूँ मैं, लोगों से बात भी नहीं कर रही, मैं कह रही नेम फेम मिलेगा। मैं मेडिसिन पे थी, तो मुझे लगा कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मुझे कोई बेवकूफ़ ना बनाए। बेवकूफ़ बनाए। हाँ, तो मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी ओके। और कुछ चीज़ें रिलेट करी और बहुत मेरे को अच्छा लगा, मज़ा आया। अच्छा, आपने खुद ही एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़नी शुरू कर दी कि पहले ये देखने के लिए कि ये झूठ बोल रही है क्या? हाँ, कि उसको काउंटर करने के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी प्रॉब्लम में और ये बोल रही है कि मेरे को नेम एंड फेम मिलेगा। और उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हुई। अच्छा, और बुक्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरी कुंडली में कुछ चीज़ें हैं। और ये भी था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगी। अच्छा, ये भी था? उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि मेरी कुंडली में था। अच्छा, और मैं बन गई। तो उसमें आपकी कुंडली में ऐसा क्या था? आपको तो अपनी कुंडली याद ही होगी। मेरे राहु की दशा चल रही थी। अच्छा, राहु की दशा में मेरी 7.5 चल रही थी। जब मेरे पापा गुजरे तब मेरी प्रॉपर राहु की दशा थी, सन की पोजीशन सही नहीं थी। और जब राहु और सूर्य का कुछ कॉम्बिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं फादर को प्रॉब्लम होती है। मेरी 7.5 भी चल रही थी और वो पीरियड ही ऐसा था। ओके। बहुत प्रॉब्लमेटिक पीरियड था और मैं नॉन बिलीवर हूँ, थी बोलूँगी। एस्ट्रोलॉजी में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। तो मुझे तब किसी ने बताया भी नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए भी नहीं, कोई रेमेडी भी नहीं करी। लेकिन जब मैं कहते हैं बीमार हो गई, डिप्रेशन में चली गई, फिर मैंने कुछ शुरू किया। और जब मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया फिर तो मैंने अपने आप को ठीक ही कर लिया। तो आपने प्रॉपरली सीखा फिर? मैंने सीखा, फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। अच्छा, मैंने बुक्स भी बहुत, मैं संजय रथ, ओके, साउथ इंडियन एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको बहुत मानती हूँ। अच्छा, उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी और फिर अलग अलग तरह के कोर्सेज करे अलग अलग जगह से। कहीं से प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीखी, कहीं से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कहीं से कुछ, और जितनी नॉलेज हो सके उसको गेन किया। आज भी कर रही हूँ, अभी भी एक कोर्स मैंने ज्वाइन किया हुआ है जिसको कर रही हूँ। अच्छा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मुझे लगता है कि आप जब तक जीवन है पूरी नहीं सीख सकते। हाँ, कोई भी नहीं सीख सकता, क्योंकि आई थिंक उसमें इतनी डेप्थ है, इतनी चीजें हैं देखने के लिए। सही बोल रहे हैं। 60 टाइप की तो कुंडली बन सकती है आई थिंक। और एस्ट्रोलॉजी में भी एक पद्धति नहीं है। हाँ, आप देखो ना, अब केपी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है,
वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, महर्षि पराशर जो हैं उनकी एस्ट्रोलॉजी वो तो वर्ल्ड फेमस है। हमारे इंडियन ज़्यादातर उसी चीज़ को मानते हैं, उस एस्ट्रोलॉजी को। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी है। उसको तो मैं मानता ही नहीं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी और हमारी सेम है। पर वो बहुत ऊपरी सतह की एस्ट्रोलॉजी हाँ, है, मतलब वो थोड़ा बेसिक है। हाँ, मतलब उसमें आपका बस नेचर वेचर हाँ, पता चल जाएगा हाँ, आपको। बस उनको नहीं, उसको बस वो थोड़ा सा, उसको इसीलिए कहते हैं ना साइकिक रीडिंग। वो आपकी साइक की रीड कर लेते हैं, साइक को। तो अब आप मानती हैं एस्ट्रोलॉजी में? हाँ, अब तो मानती हूँ, अब तो ये मेरा प्रोफेशन है। तो कैसे काम करती है कुसुम जी एस्ट्रोलॉजी? मतलब कैसे मुझे बेनिफिट होगा, मुझे क्यों चाहिए एस्ट्रोलॉजी? देखिए, अब जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, सपोज आप मेरे पास आए, आपने बोला कि आप मेरा हॉरोस्कोप देखो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो किसी प्रॉपर वजह से आते हैं। मोस्टली तो प्रॉब्लम की वजह से आते हैं हाँ, लोग। जैसे करियर को, मैरिज को, बच्चों को लेकर इश्यूज हैं, तो हम उनके उस चीज़ को देखते हुए, उनके जो भी कुंडली की जो प्लेसमेंट्स हैं प्लैनेट्स की, उसको देखकर हमें पता चल जाता है कि दिक्कत यहाँ चल रही है, तो उसकी रेमेडीज देते हैं। 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा। 100% मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि 10% रहता है। लेकिन 90% इज़ अ बिग नंबर। 90% अगर किसी को 100 रुपये चाहिए और उसको 90 रुपये मिल जाए, तो उसकी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो 90% अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या चाहिए आपको लाइफ में? और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। और मेरे सारे क्लाइंट्स की ना, हमेशा मैंने ये देखा है कि वापस आते हैं लोग, औरों को भी साथ लाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक बंदा ना डेडिकेशन से काम करता है। जब किसी प्रॉब्लम में है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, उसने 4 चीज़ें आपको बताई हैं, तो आप उस पर काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। और काम नहीं करे तो मतलब क्या? जैसे जैसे मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने मुझे कोई रेमेडी बताई, मुझे बिलीव नहीं है कि वो काम करेगी, लेकिन मैंने फिर भी वो रेमेडी करी बिलीव ना होते हुए। मुझे लगता है कि नहीं होने वाला इससे कुछ भी, तो क्या वो रेमेडी काम करेगी? देखो, मैं ये बोलूँगी करती है, लेकिन नहीं, मीन्स क्या कहते हैं ना, जो रिजल्ट है उतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं। अनटिल अनलेस आप बिलीव करो। हाँ, बिलीव तो होना चाहिए ना। तो ये एक तरीके से आप बोल रहे हो कि मैनिफेस्टेशन हो जाएगी फिर तो? नहीं, मैनिफेस्टेशन नहीं, बिलीव इसलिए होता है कि एक उसका पॉजिटिव आउटकम आता है। जब आप बिलीव के साथ करते हो ना, उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। काम तो भी कर रही है, तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उस रिजल्ट को बढ़ा देती है। तो बिलीव तो हर एक चीज़ में होना चाहिए। नेगेटिविटी में बिलीव नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा हर एक चीज़ में बिलीव होना चाहिए। आजकल तो उल्टा है ना, लोग नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये बात एक्चुअल में है ना। नेगेटिविटी में बिलीव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी में बिलीव हो, और वो रिजल्ट कहते हैं ना, मैजिकली बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए कुसुम जी, रेमेडीज़ काम वैसे करती कैसे है? मतलब इनका साइंस क्या है? कि जैसे आप, मेरा शनि खराब है, आप बोलोगे मुझे शनि खराब मान लीजिए, तो आप बोलोगे कि सरसों का तेल आप दान करें। दान ही करना होता है आई थिंक, अगर आपका कोई प्लैनेट खराब हो तो। प्लैनेट खराब है तो दान करो, और प्लैनेट अच्छा है तो दान बिल्कुल भी मत करो। उसकी पूजा करो, फिर उसकी पूजा करो, उसको। अगर देखो, ये चीज़ें अगर आपको पता होती हैं ना, अगर नहीं भी पता, सपोज अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर किसी चीज़ का दान मत करो। फिर उससे बेस्ट है कि मंत्र जाप करो। अच्छा। प्लैनेट्स के मंत्र जाप 100% आपको सिर्फ बेनिफिट ही देंगे। बुरे हैं अच्छा कर देंगे, अच्छे हैं तो उसको और अच्छा कर देंगे। तो अगर तो पता है तो फिर तो आप, चलो अब आपको पता है कि मेरे प्लैनेट्स की ये पोजीशन है, बुरे हैं तो दान करो, अच्छे हैं तो दान बिल्कुल भी नहीं करना, फिर उसका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। कोई प्लैनेट है जो मेरी बहुत ही गलत पोजीशन पे बैठा हुआ है, मान लेते हैं 8वें से भी अगर कोई बुरी पोजीशन है तो उसमें बैठा हुआ है वो जाके, अब मैं पढ़ने लग गया उसके मंत्र, अब वो हो रहा है पावरफुल। अब मेरा दुश्मन जो है वो पावरफुल होगा तो वो तो मेरी ऐसी तैसी करेगा ना। मंत्र ना, मैंने बोला ना आपको ये बात कि अगर आपका वो प्लैनेट अच्छी पोजीशन पे नहीं है और आप उसका मंत्र जाप कर रहे हो तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अच्छा, तो उसके साइड इफेक्ट्स कम करेगा? हाँ, साइड इफेक्ट्स कम करेगा, और उसको मीन्स उसका अच्छा ही होगा, उसको आपको उसके कोई नुकसान नहीं हो सकते हैं। मंत्र जाप हमेशा बेनिफिट देता है।
ओके दान हमें ध्यान से करना चाहिए। दान के लिए आपको पता होना चाहिए प्लैनेट्स की पोजीशन बैड है, गुड है, ओके। अच्छी बुरी पोजीशन का पता होना और चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि क्या दान करना है, कौन से प्लेनेट के लिए है। तो ये बताओ आप कि रेमेडीज काम कैसे करती हैं, इसके पीछे की साइंस थोड़ी सी आप समझाओ, रेमेडीज काम कैसे करती हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक प्लैनेट्स है ना जो हमारे, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, समझाओ। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, उनको पता था कि इस प्लैनेट की जो एनर्जीज है ना, इसके अंदर कौन सा तत्व है। ओके। कहने का मतलब, अब जैसे मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह हम रिप्रेजेंट करता है अग्रेशन को। ओके। आप ये हमारे हिंदुइज्म में भी, इंडिया में भी और बाहर भी, मंगल ग्रह को हर एक चीज़, हर एक जगह बैटल के साथ ना उसको ज्वाइन किया है, अग्रेशन। और कहते हैं ना मंगल ग्रह सेनापति है ग्रहों का, तो अग्रेशन के साथ मंगल ग्रह का जो अगर तत्व बोलें, आयरन, फायर तत्व है, और उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं वो आयरन। मंगल ग्रह पर अगर कहते हैं कि जो वहाँ पर उसका लाल रंग है वो आयरन की वजह से है। ओके। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ऋषि मुनि थे वो जानते थे कि ग्रहों के तत्व क्या हैं और इस दुनिया में, अर्थ पे कौन से तत्व उसको के साथ कोरिलेट करेंगे। ओके। तो उन चीज़ों के दान से, चीज़ों करने से आपके जो ग्रह हैं वो आपको बेनिफिट देंगे। ओके। तो इस तरीके से काम इस करते हैं, क्योंकि तरीके हम लोग से, जैसे हाँ। तो अगर पर जैसे राहु और केतु है। राहु और केतु ग्रह नहीं है। अच्छा, फिर क्या, क्योंकि माने तो जाते हैं। हाँ, नहीं, वो छाया ग्रह हैं, एक तरह से साउथ नोड और नॉर्थ नोड। तो वहां पर जहाँ अब पे उनके तो कोई तत्व भी नहीं है और ना ही उनके कोई प्रॉपर्टीज है, तो वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं फिर तो अगर राहु छाया ग्रह है ना, तो वो राहु जिस ग्रह के इन्फ्लुएंस में होगा उसकी रेमेडीज की जाएंगी। अच्छा, ऐसे राहु और केतु की डायरेक्ट रेमेडीज नहीं होती? डायरेक्ट होती हैं, जैसे वो छाया ग्रह हैं, राहु का कहते हैं ना उसका फेस है, और जो केतु है वो बॉडी है। तो राहु के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं राहु को शनि के साथ थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। तो जो शनि की मोस्ट ऑफ द रेमेडीज होती हैं वही राहु की होती हैं। अच्छा। राहु को शनि के साथ और केतु को मंगल के साथ। तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ चेंज आया है कुसुम जी? जैसे अगर मैं एंशिएंट टाइम की एस्ट्रोलॉजी की बात करूं और अभी की, जैसे हर चीज़ डेवलप होती है, हर चीज़ बेटर होनी चाहिए, होती है। जैसे हम सेल फोन की भी बात करें, आज से 10 साल पहले जो मैं फ़ोन यूज़ करता था वो अब यूज़ नहीं करता, दोनों की टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आ गया है। और एस्ट्रोलॉजी में चेंज आया है बहुत ज़्यादा। एक तरह से देखूं मैं, एस्ट्रोलॉजी में चेंज नहीं आया है, चेंज आया है सर्कमस्टांसिस में। कैसे कि आप देखो कि हम राहु को की एक पोजीशन है, अगर 12th हाउस में राहु हो तो हम देखते हैं इन जनरलाइज्ड मैं ये बात बोल रही हूँ, तो हम देखते हैं कि ये सही नहीं है। कि एक तरह से आपका कोई ग्रह अगर उसमें हो, अगर लगन उसमें हो, तो ऐसे लगता था, पुराने लोग बोलते थे ये कारागार है। कारागार मीन्स कारावास, कि आपका जो घर है ये इंसान घर से दूर चला जाएगा। लेकिन आज के अगर हम सर्कमस्टांसेस में देखें, घर से दूर जाना मतलब फॉरेन सेटलमेंट। अच्छा है। हाँ, वो अच्छा है, लेकिन उस समय ये एक तरह से अभिशाप माना जाता था कि ये अच्छी चीज नहीं है कि घर से दूर जाके रहना, घर से दूर जाना मीन्स कारावास। अब बल्कि लोग बाहर जाने के लिए उपाय कर रहे हैं। हाँ, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखो तो ये चीज एक वरदान है। लोग ढूंढते हैं कि ऐसा है, हमारा कोई योग है। तो एस्ट्रोलॉजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बदली है, कहने का मतलब सर्कमस्टांसेस बदले हैं। तो अब हम कुछ चीजों को अच्छा मानते हैं, उस वक्त अच्छा नहीं था। तो बस यही एक फर्क आया है, बाकी मोस्टली कुछ ऐसा नया खोज नहीं करी गई है एस्ट्रोलॉजी में। नहीं, बहुत सारी खोज। ये एक मैंने आपको एक कहते हैं ना नॉर्मल एग्जांपल दिया है। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी, अब पहले केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, अब केपी एस्ट्रोलॉजी है। ये पहले नहीं थी। एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं थी, वो सिर्फ जो महर्षि पराशर ने शुरू करी वही थी। केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब। और अब लोग कहते हैं कि साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी अलग है, नॉर्थ इंडियन अलग है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सारी सेम ही है। बट हाँ, जो केपी पद्धति है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो उसमें थोड़ी क्या, टोटली डिफरेंट। उसमें क्या फर्क है? केपी का थोड़ा चीज़ें, उनके चार्ट्स अलग हैं, उनका जो देखने का तरीका भी उनका अलग है। एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी होती है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वो तो कुछ भी नहीं मानते।
वो कुछ भी नहीं मानते, वो सिर्फ वो जो बहुत लिखा। साल पहले कुछ लिख दिया गया था उसको देखकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलत है, उसमें जो लोग बहुत ही अच्छे हैं वो बिल्कुल सही भी बताते हैं, बिल्कुल। और कुछ लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं। हाँ, ये बेवकूफ़ बनाने वाला सीन मैं जानना चाहता था आपसे कि आजकल आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज़्यादा डराते हैं या बेवकूफ़ बनाते हैं? हाँ, ये सच है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी गलत बात है कि आपको अपने क्लाइंट का पता चल गया कि इसके हॉरोस्कोप में दिक्कत है, तो आप उसको डरा कर, धमका कर, आपको उसका ना साइकोलॉजी पता चल जाती है। ये एस्ट्रोलॉजर को और मुझे लगता क्लाइंट है की साइकोलॉजी पता जो चलती है। आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास गया है वो तो थोड़ा सा ऑलरेडी हाँ, परेशान है। मेंटली थोड़ा सा वीक ही होगा। हाँ, वो परेशानी में, जैसे डॉक्टर के पास आदमी बीमार होके जाता है, एस्ट्रोलॉजर के पास 100% है कि कोई भी खुशनुमा जिसकी लाइफ सही चल रही है वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो ऐसी ऐसी बातें मुझे मीन्स पूछते हैं, बताते हैं, और वो 100% उनको ना कन्विक्शन होता है कि हमारे ऊपर किसी का किया कराया तो नहीं है। ये भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया आजकल की मेरे पास ब्लैक और मैजिक वो हो मेरे रखा है। से इस बारे में हाँ सुनना चाहते हैं। अच्छा, वो चाहते हैं कि मैं वैलिडेशन उनको मीन्स उनको ये बात का ना वो बोलूँ कि हाँ हाँ ऐसा है। और मैंने आज तक अपने एक भी क्लाइंट को ऐसा नहीं बोला, अच्छा, क्योंकि नेगेटिविटी होती है, किया कराया हो सकता है, लेकिन इस पे आप बिलीव करोगे तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। आप उसको चीज़ों को दूर कर सकते हो। ओके। आप अपने ऑरा को इतना ज़्यादा अच्छा कर दो, कोई किया कराया आप पर काम नहीं करता। अच्छा, हाँ, तो आप नहीं डराते फिर? आपके पास कोई नेवर क्लाइंट आता है? नेवर एवर। इस ऐसा नहीं है, मुझे इससे लॉस भी होता है बट इट्स ओके। आप नहीं करते ऐसा कि भाई क्योंकि आई एम श्योर कि और एस्ट्रोलॉजर्स के लोग आपके पास आते होंगे जो किसी और एस्ट्रोलॉजर से मैं कंसल्टेशन ले चुके किसी हैं। दूसरे एस्ट्रोलॉजर के बारे में उनको कभी बुरा भी नहीं बोलती हूँ, बिकॉज हर एक इंसान अपना काम कर रहा है और हर एक का अलग तरीका होता है। प्रिडिक्शन का ना हर एक का अलग तरीका है, ऐसा नहीं है मैं जिस ढंग से प्रिडिक्ट कर रही हूँ दूसरा बंदा हो सकता है उसको कुछ और नज़र आ रहा होगा, वो मेरे से बेहतर प्रिडिक्शन कर सकता है। अच्छा, लेकिन मैं किसी को डरा नहीं सकती हूँ। मेरे पास मैं इतने ज़्यादा डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को ना मैंने फेस कर चुकी हूँ। हाँ फेस कर चुकी हूँ, मैंने सफ़र किया है, तो उन लोगों के साथ मैं इतना कनेक्ट कर जाती हूँ और निकालती हूँ उनको। अच्छा, आपको कई बार अफेक्ट नहीं करता वो चीज़? क्योंकि आप उस चीज़, क्योंकि लोग कहते हैं जो लोग डिप्रेशन के उससे निकल चुके हैं उनको अगर वैसे ही सर्कमस्टेंसेस दोबारा मिले तो दोबारा ट्रिगर हो जाता है। मैं ट्रिगर नहीं होती हूँ, लेकिन ये है कि आप अगर देखो दिन में ना आप 4-5 से ज़्यादा कंसल्टेशंस नहीं ले सकते। एनर्जी ये बहुत होता डाउन है। हो जाती है। एनर्जी कहते हैं डाउन हो जाती है, आप टोटली ड्रेन्ड हो जाते हो। तो मेरा यही होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 कंसल्टेशन, इससे ज़्यादा नहीं, नेवर एवर। क्योंकि आप ना फिर दूसरे के साथ जस्टिस नहीं कर पाते, बिल्कुल। आप दूसरे को अच्छे से नहीं बता पाते। आप 1-1 घंटे की कंसल्टेशन में, इवन कि मुझे बोला जाता है कि आप 30 मिनट की कंसल्टेशन लो। 30 मिनट की लो, और मेरी 30 से 1 घंटे की हो जाती है और लोग कभी कभी मुझे कहते हैं, मेरे जो प्रोफेशनल्स हैं मेरे साथ अटैच्ड हैं, वो कहते हैं कि मैम आप ना थोड़ा अपने आप प्रोफेशनलिज्म हाँ वो रखो। दिखाओ। तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। कभी कभी मुझे लगता है दिखाना भी चाहिए, कभी कभी लोग फ़ायदा भी उठाते हैं आपका। हाँ। आपको कभी भी कॉल कर देते हैं, तो बट नहीं हो पाता मुझे आपसे। लगता है कि लोगों को हेल्प करना तो आप स्टोन बेचने की कोशिश नहीं करते? चाहिए। स्टोन मैं बता देती हूँ, लेकिन स्टोन किसी को अगर बेनिफिट ही देना तभी बताना चाहिए। ओके। आई डोंट नो, बहुत लोग मैं देखती हूँ बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स कि स्टोन ना वो कभी कभी आपका थोड़ा सा नेगेटिविटी भी होती है तो भी वो दे देते हैं, आपको रेफर कर देते हैं। नहीं, स्टोन मुझे लगता है तभी देना चाहिए, बताना चाहिए जब आपको 100% पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही देगा। अच्छा। क्योंकि स्टोन आप अब जैसे सैटर्न के लिए नीलम मुझे आज दिया था तक किसी नहीं ने। दिया, मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। ओके। नेवर एवर। क्योंकि स्टोन्स को नहीं पता है कौन सी एनर्जी आपके अंदर इंक्रीज करनी है, उसने सिर्फ करनी है। उसको नहीं पता है पॉजिटिव करनी है नेगेटिव करनी है।
तो स्टोन तभी आपको रेफर करना चाहिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर को जब उसको पता है कि क्लाइंट को सिर्फ इससे बेनिफिट ही होगा। अच्छा, तो स्टोन अदरवाइज स्टोन एज अ लास्ट रिजॉर्ट। मैं रखती हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं रखते, कुछ लोग पहले दे देते हैं। कुछ लोग तो आते ही स्टोन देते हैं पहले। मैं लास्ट में रखती हूँ, ओके। लेकिन जब मुझे पता है कि स्टोन से बेनिफिट ही होगा इससे इनको, और ये ही और शी कैन अफोर्ड। अच्छा, ऐसा नहीं है, स्टोन मैंने भी पहना हुआ है। आपने कौन सा पहना हुआ है? मैंने एक तो हरे कलर का ही, आई थिंक, इसको मैंने क्या कहते पन्ना हैं? है और ओपल पहना हुआ अच्छा, ओपल तो आई थिंक पैसे के लिए होता है। है। ओपल वीनस के लिए होता है। वही पैसा ही हो गया। तो सही चल रहा है ये आपका? नहीं, मुझे जब से पहना हुआ है बेनिफिट ही हुआ। बेनिफिट ही हुआ है। अच्छा, आपने तो अपनी कुंडली देखी होगी। तो मुझे एक बात बताइए कुसुम जी, आप जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोग भी ऑब्वियसली एक आधी रेमेडी हम लोग एंड में लोगों को देना चाहेंगे, और आई एम श्योर आप पॉडकास्ट देखती भी होंगी। तो ये जो रेमेडीज बताई जाती हैं ऑनलाइन, ये काम करती हैं? देखो, मैं भी ऑनलाइन, मेरा इंस्टाग्राम पे जो चैनल है उस पे हम रेमेडीज बताते हैं, जर्नलाइज्ड होती हैं। ओके। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि आपके लिए बहुत ही, अब जैसे मेरे पास तो ना, जनरलाइज रेमेडीज कैसे हो सकती हैं? मेरे प्लैनेट्स कहीं पे बैठे हैं, मेरी कुंडली बिल्कुल अलग है, मैं किसी अलग टाइम पे पैदा हुआ हूँ, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। अब हम जो ऑनलाइन रेमेडीज दे रहे हैं वो हम जर्नलाइज्ड देते हैं। मैं जर्नलाइज्ड देती हूँ जिसमें मुझे ये पता है कि 100% दूसरे इंसान को सिर्फ इसका बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ, कम हो सकता है लेकिन होगा बेनिफिट ही। अच्छा। तो लेकिन ये नहीं होता है कि उसका नुकसान हो। मुझे नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम हमने किया था, हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो नुकसान भी तो नहीं हुआ। हाँ, तो मैं लिख देती हूँ, मैं उसमें आंसर कर देती हूँ रिप्लाई कि ठीक है, ये जर्नलाइज्ड रेमेडी है, इसको ये नहीं है मैंने आपकी पर्टिकुलर कुंडली देखकर नहीं करी है, लेकिन रेमेडीज़ का बेनिफिट होता है। तो एक आधी कोई रेमेडी आप हमें बता सकते हो जर्नलाइज्ड, जिसका सिर्फ बेनिफिट होता है? किसके रिगार्डिंग? किसी चीज़? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा है मैम आजकल। पैसे के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी कि माँ लक्ष्मी की बस आप आराधना करो। माँ लक्ष्मी बस, सीधा मतलब डायरेक्ट बैंक से ही मांगो। कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ फ्राइडे को माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल ही बस चढ़ा दिया करो। फ्राइडे के दिन? हाँ, अपने मंदिर में, घर के मंदिर में चढ़ा दो। मंदिर जाना अच्छा है, मंदिर जाके चढ़ाए। आप देखो ना कि हम सोचते हैं भगवान जी है, उनको तो सब पता है। हाँ, आपकी वाइफ है, आपके लिए कुछ स्पेशल करती है, आपको अच्छा लगता है ना? बिल्कुल। तो जब हम भी भगवान जी के लिए कुछ स्पेशल करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। हाँ, ये तो है ही। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आप पेरेंट्स के लिए कुछ करते हो, कुछ हाँ, छोटा ही करो, चाहे कुछ भी कितनी करो, दुआएं देते हैं। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर्स, वाइफ, बच्चे, जब हम स्पेशल करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी स्पेशल होते हैं। बिल्कुल। तो स्पेशल करना चाहिए, ऐसा नहीं है, भगवान जी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा लगता है। तो बस पैसे के लिए पैसे फ्राइडे के दिन फ्राइडे माँ लक्ष्मी, और कहते हैं माँ लक्ष्मी उधर ही जाती है जिधर नारायण होते हैं, तो थर्सडे भी चले जाया करो। अच्छा, तो धीरे धीरे फिर आप, मुझे लगता है 7 दिन नहीं, थर्सडे जाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये एक है कि माँ लक्ष्मी कहते हैं वहीं पर जाती हैं, यहाँ पे भगवान विष्णु है, श्री हरि हो। तो अगर आप फ्राइडे ना भी जाओ, थर्सडे चले जाओ, वो तो भी आ जाएंगी। पति को खुश हाँ, रखो पति तो को खुश कर लो, पहुंच ही जाएगी। वो आ जाएंगी। अच्छा, आप मुझे एक बात बता रहे थे कि आप स्विच वर्ड्स पे भी काम करते हैं? जी। किस टाइप के स्विच वर्ड? जो हम लोगों ने ऑनलाइन सुने हैं वही वाले? हाँ, आजकल तो हर कोई स्विच वर्ड्स बता रहा है। हाँ, बहुत सारे वैदिक स्विच वर्ड्स भी हैं, बट मैंने वैदिक स्विच वर्ड्स कभी नहीं करे। वैदिक स्विच वर्ड्स भी होते हैं वैसे? कहते हैं लोग, काफ़ी सारे मैं देखती हूँ, लोग बताते हैं वैदिक स्विच वर्ड्स। आई डोंट नो। तो मुझे लगता है कि ये जो मंत्र हैं इनको आप स्विच वर्ड्स भी बोल दो, वो भी तो भी आप श्रीम हैं, आपने कितने देखो, श्रीम श्रीम बोलो, और कितने सारे ना यूट्यूब पे वीडियोस हैं। हाँ, हाँ, तो उसको आप वैदिक स्विच वर्ड बोल दो। हाँ, ये बात भी है वैसे। मंत्र है या स्विच वर्ड है, सेम ही चीज है। श्रीम है, ह्रीम है, क्लीम है। क्लीम माँ दुर्गा का है, माँ काली का। अच्छा, पर मैंने सुना है कुसुम जी कि ये जो मंत्र हैं ये बिना किसी गुरु से दक्षिणा लिए नहीं करने चाहिए। देखो, ऐसे कहा जाता है लेकिन अब ऐसा है नहीं है। एक समय था जब ये चीज़ें थी। ओके। आप भगवान की श्रद्धा के साथ, उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में कुछ भी कर रहे हो ना, सब कुछ जायज़ है।
ओके। सब कुछ। बट हाँ, एक चीज़ है कि जो तांत्रिक मंत्र बोलते हैं इनको, कुछ मंत्रों को, उसमें ना प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओके। तो वो इसलिए बोला जाता है कि जो इंसान आपको मंत्र दे रहा है वो आपको सही से इसकी प्रोनाउंसिएशन करना बता दे। Okay. क्योंकि आप प्रोनाउंसिएशन गलत बोलोगे तो मंत्र के इफेक्ट्स भी गलत हो जाएंगे। और आई एम श्योर इन मंत्रों को करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते होंगे। हाँ, तांत्रिक मंत्र इसीलिए कहते हैं नहीं करने चाहिए, लेकिन वैदिक मंत्र तो करने चाहिए। जो हरीम है, श्रीम है, ये कर सकते हो आप, इसमें अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। रीम और श्रीम आप कर सकते हो। हाँ, क्लीन भी कर सकते हो, ऐसी अच्छा। कोई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे जो मंत्र होते हैं ना, जिसमें कहीं कहीं पर लिखा होता है हुम फट, ऐसे, वो तांत्रिक मंत्र होते हैं। उनमें तो बहुत सारी शक्ति होती है। कभी कभी अगर आप उसको किसी गलत पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, और कभी कभी आप पर ही गलत पड़ जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने बहुत सुना है कि तांत्रिक की खुद की ऐसी तैसी हो गई। हाँ, तांत्रिक मंत्र नहीं करने चाहिए, उसका जाप नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो ग्रस्त जिसका उसमें रह आपको, रहे हैं। हाँ, जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है, उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। आप, कई बार मैं देखती हूँ कि ऑनलाइन ऐसे ऐसे मंत्र दे देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए परेशानी का बन सकते हैं। Okay. नहीं, ऐसे मंत्र नहीं, वैदिक मंत्र करो। तो ये कैसे काम करते हैं स्विच वर्ड्स? मतलब ऐसे मैं कुछ भी बोलूं और मेरा काम होने लगेगा? स्विच वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में पे वर्क करते हैं। अच्छा। ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। देखो, जितने भी ये कोचेस हैं ना, मैनिफेस्टेशन कोचेस, ये आपको बहुत सारे इनके NLP एक प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू आपको बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से आप कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। तो स्विच वर्ड्स आपके मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करते हैं। अच्छा। अब जैसे पैसे के लिए है, फाइंड फुल काउंट विद प्लिथोरा विंडफॉल बोनस, ये वर्ड है, सेंटेंस ये है? सेंटेंस है। इसमें स्विच ये सारे, सेंटेंस है ये स्विच फ्रेज है। अच्छा, स्विच फ्रेज है ये। हाँ, जो स्विच वर्ड से सेंटेंस बना हो उसको स्विच फ्रेज बोलते हैं। ओके, ये सारे स्विच वर्ड्स हैं? ये सारे स्विच वर्ड्स हैं। तो ये सेंटेंस, आप सपोज करो ये सेंटेंस 2-3 दिन बोलोगे लगातार। ओके। आप ये देखोगे कि यार पैसा तो आया मेरे पास, चाहे 3,000 आया, 5,000 आया, 10,000 आया, लेकिन वो एक अननोन सोर्स से आया। यहाँ से आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अच्छा। हाँ, और इट डिपेंड्स कि आपका कैसा सर्कमस्टांसिस हैं। किसी के पास हज़ारों में आते हैं, किसी के पास लाखों में आते हैं, किसी के पास करोड़ों में आते हैं। इसके अलावा और क्या क्या स्विच वर्ड्स होते हैं? स्विच वर्ड्स बहुत तरह के, अब जैसे, और किस किस यूज के लिए होते हैं ये भी बताना आप। स्विच वर्ड्स तो आप थाउजेंड्स में क्रिएट कर सकते हो। हैं? हाँ, क्रिएट कर सकते हो मतलब? हाँ, मेरे पास ऑलरेडी कुछ हमारे बने हुए होते हैं। मंत्रों का लॉजिक तो मुझे पता है, ये मंत्र तो हमारे बहुत हजारों साल से सिद्ध होते हुए आ रहे हैं, इसलिए उनमें पावर है। हम अभी स्विच वर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, स्विच वर्ड सच में क्रिएट होते हैं। अब जैसे आपको किसी की मंशा अच्छी नहीं है, सच्चाई सामने लानी है, कोई आपके बारे में क्या कहते हैं ना, कुछ षड्यंत्र कर रहा है, आपको लग रहा है ये बंदा सही नहीं है, आपको उसका असली चेहरा सामने लाना है, तो आप क्या बोलोगे? अनमास्क, एक्सपोज, रिवील। ये रोज कितनी बार बोलने होते हैं? 45 टाइम्स बोलने चाहिए, बट मैं 45 टाइम्स नहीं बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि 5 to 6 मिनट्स बोलो एक सिटिंग में। ओके। और इट डिपेंड्स कि आपकी कितनी चाहत है, इंटेंसिटी कितनी है, कि आप क्या रिजल्ट कैसा चाहते हो। अच्छा। अगर ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो दिन में 4-5 बार बोलो, 5-5 मिनट के लिए। अच्छा, तो ये तो इसके लिए हो गया कि कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। हाँ, पैसे के लिए आपने बता दिया। हाँ। रिलेशनशिप के लिए भी बता दो। अगर अपने को किसी बॉयफ्रेंड को कोई लड़की सेट करनी है या ऐसा कुछ है, या कोई चाहता है किसी लड़की को, अच्छा, ये तो फिर वशीकरण टाइप हो जाएगा। नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है। टारगेटेड स्विच वर्ड भी होता है, मुझे यही लड़की चाहिए। बताओ, ये तो हम बताते नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर रिलेशनशिप के लिए आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रहा प्यार में, तो आप उसके लिए करो ब्रेक थ्रू लव चार्म। ब्रेक थ्रू लव चार्म। ओके, तो ये
अपने मन में आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। अच्छा। चाहे किसी लड़की के बारे में सोचकर आपको नाम पता है तो उस नाम को अपने मन में रखो और इसको चैंट करो। अच्छा। फिर देखो क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा, तो ये तो बहुत सारे लड़कों का काम हो जाएगा। और अच्छे पॉजिटिव कहते हैं माइंडसेट से करें तो अच्छी बात है। हाँ, पर लेकिन ऐसा मत करना भाई किसी ऐसे पर लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन तो होती होगी ना। अब जैसे कोई कटरीना कैफ का नाम सोच के बैठ जाएगा और फिर कहेगा काम नहीं करता। कटरीना कैफ का नाम अगर विकी कौशल करता आज से कुछ साल पहले तो हो सकता था। अपना आप दायरा भी तो देखोगे। वो तो खुद मानता है कि मैंने मैनिफेस्ट करा है। हाँ, उसने भी मैनिफेस्ट करा। और मैनिफेस्टेशन होती है। मैनिफेस्टेशन होती है। हाँ, मैंने तो कुछ भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, कुछ लिमिटेशन होती है कुछ समझे। आप देखो ना, अगर आप अपने बारे में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसमें किसी का हार्म नहीं है तो होता है। कोई भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, एनीथिंग। अच्छा, तो जैसे अगर इस रोड पे रिक्शे वाला चल रहा है और वो बेचारा रोज सोचता है 1 करोड़ रुपए के बारे में, तो क्या उसे मिल जाएंगे? अगर उसके पास वैसी तो लिमिटेशन हो जाएगी ना फिर। हाँ, लेकिन रिक्शे वाला, आप ये देखो, जिसने तो सोचा होगा ना उसको मिला होगा, लेकिन हर रिक्शे वाले ऐसा सोचते ही नहीं है। आप अच्छा। ये देखो, इंसान का जो माइंडसेट है ना वही सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ओके। आप ये देखो, आपके अंदर ही बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। आप खुद के साथ ही ना हमेशा एक संघर्ष करते रहते हो। आप अपने साथ ही एक कहते हैं ना, एक उसमें रहते हो कश्मकश में कि मैं नहीं कर सकता ऐसे, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, अरे नहीं कहाँ कर सकता हूँ, ये तो चीज़ ही नहीं होगी। वो माइंडसेट ही लिमिटेशन है। अच्छा। रिक्शे वाला खुद ही सोचेगा कि मुझे 1 करोड़ कभी मिलेगा ही नहीं। अगर सोचे ना कि मिल जाएगा तो मिलेगा, मुझे ये लगता है। अच्छा। हर एक इस बात पे हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी सोचते हो ना और आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, आपको ज़रूर मिलता है। अब जैसे रिक्शे वाला है, मैं उसी का एग्जांपल लेता हूँ, वो सोच भी रहा है और पूरी मेहनत से रिक्शा चला रहा है। हाँ, तो क्या उसको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? उसको क्या पता ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो 1 करोड़ रुपया कमा ले। अच्छा, और लॉटरी लग जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ सोचने से भी कुछ नहीं होगा। अगर वो सोच रहा है और उसके आसपास साथ साथ कुछ काम भी कर रहा है कि 1 करोड़ रुपए कमाने के कुछ दिमाग में सोच भी रहा है कि ये तरीका अपनाऊं, वो तरीका अपनाऊं, तो ही मिलेगा ना। तो ही मिलेगा। सिर्फ रिक्शा चलाने से तो नहीं सिर्फ मिलेगा। रिक्शा चलाने उसको से उस नहीं तरीके मिलेगा। का काम भी करना पड़ेगा। वो सोचेगा ना कि 1 करोड़ तक पहुंचने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। रिक्शा भी चला रहा है और उन रास्तों के बारे में भी सोच रहा है। मुझे लगता है वो रास्ता उसको जरूर मिलेगा। अच्छा, तो अब वापस से रेमेडीज के ऊपर आते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर। मुझे एक बात बताओ, रेमेडीज काम करती हैं? आपने बोला 90% तक काम करती हैं, और जो 10% बचता है वो क्यों नहीं करती? मुझे लगता है लोगों के एफर्ट में कमी होती है। अच्छा। जिन्होंने आज तक सारे एफर्ट्स लगाए हैं ना, तो मुझे हमेशा सक्सेस रेट मिला है। ओके। बहुत एक, मैं आपको एक अपना केस बताती हूँ। मेरे कुछ नॉन थे और उनको ना शिफ्ट होना था यहाँ से। आउट ऑफ इंडिया जाना था? नहीं, आउट ऑफ स्टेट। अच्छा। तो मैंने उनकी देखी कुंडली और उनको बोला आप शिफ्ट हो जाओ, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन ना उसका शिफ्ट होने के बाद उसका मुझे एक बार मैसेज आया, कॉल आया, और शी वॉज़ वेरी अपसेट कि नहीं मेरा सेटलमेंट नहीं हुआ। और मुझे ना इस चीज़ ने थोड़ा अपसेट करा कि मेरा कहने पर वो बंदी शिफ्ट हो गई और उसका आउटकम अच्छा नहीं निकला। तो मुझे लगा कि शायद मेरे कहने पर उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब हो गई। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि मेरी ये प्रेडिक्शन गलत हो गई और ये सही नहीं हुआ। उसकी लाइफ मैंने पूरी सेटअप, उसका एक बना बनाया सेटअप उसका ख़राब कर दिया। लेकिन आफ्टर 6-7 मंथ्स मैंने उसको फिर से कॉल किया। अच्छा, आपने कॉल किया? मैंने उसको कॉल किया सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मुझे वो कहीं ना कहीं मेरे मन में ना उस चीज़ का दुख हो गया, गिल्ट हो गया कि बंदी का मतलब मैंने सेटअप ख़राब कर दिया। उसने अपना घर बेच दिया यहाँ से और वहाँ शिफ्ट हो गई। मैंने उसको कॉल किया।
देन शी टोल्ड मी कि उसकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आए, कुछ ऐसे खुलासे हुए कि उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई और अब एक बहुत ही बढ़िया तरीके से दोबारा से स्टार्ट हुई है। अच्छा, हाँ, तो मुझे फिर जाके उसके बाद कहीं ना शांति मिली। कहीं शांति मिली कि नहीं, मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वो सही किया था। ओके। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप ना उसको फील करते हो कि आपके एक गलत प्रेडिक्शन से दूसरे बंदे की लाइफ टोटली मेस्ड अप हो गई। आपके ऊपर भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। बिल्कुल आ जाती है, और एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो आपके पास एक पूरे ट्रस्ट के साथ एक बंदा आ रहा है, कोई आपका क्लाइंट है, वो आपको अपने सारे दुख दर्द बता रहा है, तो एटलीस्ट उसके साथ आपको एक इंसाफ तो करना चाहिए ना। आप इंसानियत तो रखनी चाहिए। इंसानियत भी रखनी चाहिए। उसके ट्रस्ट को भी आपको पूरा तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, एटलीस्ट अगर टूट भी जाए तो एटलीस्ट आप खुद मत ट्राई करो तोड़ने की। हाँ, हाँ। तो वैसे कुसुम जी मुझे एक बात बताइए, ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती क्यों है? किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, क्यों आती है? वो तो सबकी लाइफ में है। वी आर ह्यूमंस। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, ये हम सबको पता है कि हम क्या कर्म कांड कर रहे हैं। हाँ। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना, तो कर चुके भी हैं। हाँ। और ये हमारा फर्स्ट बर्थ तो नहीं है। कितने सालों से पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। इस जन्म में तो नहीं पता है, लेकिन जो हमारा सोल है वो तो बहुत पुराना है ना। अगर आपको अभी भगवान आपके मस्तिष्क में वो सारी यादें डाल दें ना, और मेरे ब्रेन में वो सारी यादें आ जाएं पिछले जन्मों की, तो मुझे लगता है हम खुद ही अपने आप से हेट करने लग जाएं। ऐसा हो सकता है। सच में वी डोंट नो ना हमने क्या कुछ किया हुआ है। पर लेकिन मुझे लगता है कि इससे मुझे थोड़ी शांति भी मिल जाएगी। मेरे साथ इस वजह से बुरा हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसा किया है। आपको नहीं लगता, अगर आपको पता चल जाए कि कोई रीज़न मिल जाए कि मेरे साथ इस वजह से ये काम हो रहा है, हो भी सकता अब है। ऐसे रास्ते पे आप चल रहे हो, ठीक है, कोई आपको आके थप्पड़ मार दे और कुछ बिना बताए चला जाए कि मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा, आप पूरी ज़िंदगी परेशान रहोगे कि मुझे उसने थप्पड़ क्यों मारा। लेकिन वो बता के चला जाएगी भाई मैंने तुझे इसलिए थप्पड़ मारा, तो फिर भी थोड़ी सी शांति मिल जाती है। इसीलिए आई थिंक लोग वो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज वगैरह करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हाँ ये बात भी सही है। कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, और कहीं ना कहीं अपने आप को उस दुख दर्द से, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान में इतनी ज़्यादा समझ होनी चाहिए कि ये जो सर्कमस्टांसेस हमारे आसपास है ना, इसके कारण सिर्फ और सिर्फ हम हैं। अच्छा, 90 क्या 100% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। तो मतलब जैसे एक बात बताइए कुसुम जी, कि जैसे मैं पैदा हुआ, मैंने तो चूज़ नहीं किया कि इस टाइम पे मैं पैदा हूँगा, इस दिन पे मैं पैदा हूँगा, इस जगह पे मैं पैदा हूँगा, या इस पेरेंट्स के घर में पैदा हूँगा। उस पैदा होने के टाइम के हिसाब से बहुत सारे ग्रह मेरे 12 कुंडली के घरों में जाके बैठ गए, और उन ग्रहों की वजह से मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा भी होगा वो भी उन प्लैनेट्स की वजह से होगा, जो भी बुरा भी होगा वो भी उन प्लैनेट्स की वजह से होगा। एक चार्ट बन गया मेरा पूरी ज़िंदगी है कि भाई तेरी लाइफ में ये होने वाला है। अब इसमें तो मेरा कोई हाथ ही नहीं है। लेकिन वो जो चार्ट बना है ना, वो चार्ट अपने आप में ही प्रीडेस्टिन्ड है ना। हाँ, हाँ, वो अपने आप में ही, वो चार्ट अपने आप में ही ना आपके कर्मों का फल है। अच्छा, पहले दिन से ही अच्छा, आप जिस वक्त पैदा हुए, जिस फैमिली में हुए, वो तो आपके। अब ये जो आप उस चार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो चार्ट मेरा बना है वो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों वो तो का, ऑलरेडी ना वो सब कुछ वही डिसाइड हो गया। आपने जहाँ पर जो किया हुआ है वो सब कुछ। तो हाँ, उसके बाद आप क्या बोल रहे थे? कि मैंने तो कोई चूज़ नहीं किया जो कि मेरा प्लान यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। वो तो भगवान ने मुझे दे दिया मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से, जो आप कह रहे हो, है ना। हाँ, तो और आप बोलो रेमेडीज काम करती हैं, रेमेडीज तो काम करेंगी है ना। लेकिन रेमेडीज तो तभी काम करती है ना कि जब आपको पता है कि ये मैंने किया है, इसको अब सुधारने के लिए रेमेडीज काम करेंगी। नहीं, पर एक बात बताइए ना, जैसे हम लोगों को जन्म क्यों मिलते हैं? हमें अपने पिछले जन्म के कर्म सेटल करने के लिए जन्म मिलते हैं। हाँ, है ना, कि भाई, और सेटल हम फिर भी नहीं करते। वो एक अलग चॉइस है हमारी कि हम लोग करें ना करें वो सेटल।
पर मोस्टली हमें जो बार बार चांसेस मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं कि हम अपने कर्म सेटल करते 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 जीरो पे पहुंच जाए और जीरो के बाद फिर हमें मोक्ष मिल जाए। यही मोक्ष मिल जाए, एक तरीके का हमारा साइकिल हाँ, है। साइकिल है। ठीक है, आप कह रहे हो जैसे मैंने इस जन्म में पैदा हुआ, इस जन्म में मेरे को दुख ही दुख भोगने हैं क्योंकि मेरे पास लाइफ के कर्म ऐसे। फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ कि मैम देखो मैं तो बहुत परेशान हूँ, आप मेरी कुंडली देखते हो, आप मुझे 2-3 रेमेडीज बता देते हो। अच्छा, आपका एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो कि सब कुछ प्रीडेस्टाइंड है हाँ। पिछले जन्मों का, और दूसरी तरफ से आप बोल रहे हो कि रेमेडीज वर्क भी करती हैं। हाँ, रेमेडीज। अब जैसे अब मैं इस जन्म में आया ही दुख भोगने के लिए हूँ। हाँ। आपने मुझे रेमेडी दे दी, मेरे दुख हो गए कम, 90% कम हो गए। हाँ, तो अब फिर से मेरा जन्म सेटल नहीं हुआ क्योंकि मुझे तो दुख भोगने थे। जन्म तो इसीलिए सेटल नहीं ना हुआ, लेकिन आपका इस जन्म का इजी तो कर दिया ना, आपका जो जर्नी है वो तो थोड़ी इजी कर दी ना। नहीं, पर मेरे कर्म तो सेटल नहीं हुए ना मैम, मेरी तो साइकिल आपने एक जन्म और बढ़ा दी। अब आपकी साइकिल सेटल करना वो मेरा काम नहीं है, वो तो जिसने जन्म लिया वो तो खुद ही अपनी साइकिल सेट करेगा ना। तो इसमें कर्म सेटल नहीं होते आपके? कर्म सेटल नहीं होते, कर्म सेटल तो आप खुद करते हो। अब आपको पता है कि मेरे साथ इतना, अब देखो ना, आप जब बोल रहे हो कि कुसुम जी रेमेडीज कैसे वर्क करती हैं, जब आपको पता आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हो, लाइफ बहुत बेकार हो गई है, सब कुछ ख़राब हो गया है, तो हम बोलते हैं मंदिर जाओ, ये करो, इस भगवान को पूछो, तो कहीं ना कहीं वो कर्म सेटलमेंट भी है। लेकिन अब कर्म सेटलमेंट तो हो गई ना कि वो आप कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आप कुछ नया ऐड ऑन नहीं कर रहे हो। हम क्या करते हैं, हम उधर सेटलमेंट कर रहे हैं और इधर नया और ऐड ऑन करते जाते हैं, तो वो बैलेंस हमेशा हम खराब रखते हैं। अच्छा, तो बैलेंस तो हमें ठीक करना पड़ेगा ना। तो कुसुम जी मुझे एक चीज़ और बताओ कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये कैसे काम करते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से तो सारे प्लैनेट्स हमें अच्छा ही रिजल्ट देना चाहते हैं, पर लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार ये प्लैनेट ख़राब है, ये प्लैनेट ख़राब है, आपका ये प्लैनेट ख़राब है, ये आपको बुरा इफेक्ट देगा। वो क्यों होता है? वो पोजीशन ना उसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लेसमेंट। ओके। प्लैनेट की प्लेसमेंट क्या है? प्लैनेट्स, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, प्लैनेट सारे अच्छे होते हैं, प्लैनेट की प्लेसमेंट बहुत इफेक्ट करती है। अब जैसे मून साइन है, मून को अगर राहु देख लेगा तो कहीं ना कहीं वो एक ग्रहण योग बन गया। ओके। राहु आपके मून साइन को देखेगा तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग है, आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको खराब कर रहा है। आपके सोचने समझने की शक्ति वो ठीक नहीं है, जैसे नॉर्मल इंसान की होनी चाहिए वैसी नहीं है। कुछ केसेस में, ये भी मैं जनरलाइज्ड बोल रही हूँ, इसमें भी प्लैनेट्स की डिग्रीज होती हैं। ओके। प्लैनेट किस डिग्री पर है, आपस में डिस्टेंस कितना है, वो बहुत मैटर करता है। लेकिन ये मैं जनरलाइज बात बोल रही हूँ कि अगर मून को राहु देख रहा है तो मेंटल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं आप देख रहा है, मतलब कैसे देख रहा होता है? देख रहा है मीन्स आमने सामने है। अच्छा। प्लैनेट्स की भी तो वो है ना, दृष्टियां हैं। अच्छा, तो जैसे पर आमने सामने तो राहु केतु होते हैं हमेशा। हाँ, उधर अगर राहु केतु आमने सामने हैं तो केतु के साथ चंद्रमा बैठ सकता है ना। ओके, तो दोनों तरफ से उसको बुरा इफेक्ट मिलेगा, केतु का भी मिलेगा, राहु का भी मिलेगा। तो वो सामने वाले हाउस से बैठ के इधर देख रहा होता है। सातवीं दृष्टि तो होती है ना। सातवीं दृष्टि क्या होती है? सातवीं मीन्स जो डायरेक्ट होती है। अच्छा। तो एक और चीज़ मुझे बताना कुसुम जी, कि ये तो आपने जैसे मून का बताया, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई हमको तो शनि बहुत देके गया, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे को तो बर्बाद कर गया, वो भी पोजीशन की वजह से है या वो मेरे कर्मों की वजह से है? देखो ना, शनि किसी की कुंडली में शश योग बना रहा है तो वो अच्छा है। अच्छा, है ना। अब वही शनि किसी के साथ, शनि भी अगर मून के साथ बैठ जाए तो भी इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देता है। तो कौन सा योग बनाता है? विष योग। हाँ, बहुत डिप्रेशन देता है। अच्छा। इंसान पैरानॉइड हो सकता है, हर बात में शक शक शक। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों के साथ। वो आपके साथ बात कर रहे हैं और उनको लगेगा, वो आपके ऊपर ऐसे शक की नज़र से देखी जाएंगे, ये बंदा मुझसे बात कर रहा है, इसके दिमाग में ये चल रहा है। ऐसे जिनका विष योग होता है, ऐसे जो लेडीज़ होती हैं, ये अपने हस्बैंड का जीना आराम करके रखती हैं। अच्छा, तो इसकी कुछ रेमेडी होती है? इसका सबसे अच्छी बात है कि आप शनिवार के दिन शिवलिंग पर
आपने कच्चा दूध, जल और काले तिल डालकर उसका शिवलिंग का अभिषेक करें। बस ये बेस्ट रेमेडी है। थोड़ा शक कम हो जाएगा, थोड़ा माइंड स्टेबल हो जाएगा, पर लेकिन शक कम नहीं होगा। शक पूरी तरह से कम नहीं होगा। अच्छा, ये एक और योग जो बनते हैं कुसुम जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। राजयोग होते हैं, आई थिंक 30-32 टाइप के होते हैं राजयोग तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सिंपल एक राजयोग से कुछ नहीं होता। हाँ, मतलब जैसे लोग कह रहे मेरी कुंडली में तो राजयोग है, हाँ। तो वो किस तरीके से काम करते हैं? वो मतलब कुछ बेनिफिशियल होता भी है उनका, या होते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली गरीब लोगों की तो कुंडली में राजयोग आप ये होते होंगे। देखोगे, आप कई बार फील करोगे कि राजयोग तो बहुत सारे, हर एक कुंडली में ना 1-2 राजयोग तो होता ही है। अच्छा। कोई कुंडली ऐसी नहीं है जिसमें राजयोग ना हो। ओके। लेकिन राजयोग सिर्फ राजयोग होने से कुछ नहीं होता। आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि आपका मून साइन और सन, मून साइन नहीं, मून प्लैनेट, सन प्लैनेट और जो आपका असेंडेंट है, लगन है, ये तीनों अगर बेस्ट हो ना तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ओके। बहुत अच्छी कुंडली है आपकी। अच्छा। ये तीनों चीज़ें अगर अच्छी हों तो, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मून साइन आपका अच्छा है, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। आपका सन साइन अच्छा है, आप सन साइन नहीं, अगर आपका सन प्लैनेट अच्छा है तो आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। अच्छा। आपको फेम मिलेगा। और अगर आपका लगन अच्छा है, आपका जो असेंडेंट अच्छा है, आप बहुत अच्छे, आपकी हेल्थ रहेगी। बाकी जो चीज़ें होंगी, बाकी जो राजयोग हैं वो फिर ऐड ऑन करेंगे। ओके। लेकिन अगर आपको मान सम्मान मिल रहा है और आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी है, आप कुछ भी पा सकते हो अपनी लाइफ में। मेंटल एबिलिटी मैं सबसे ज़्यादा ऊपर कहूँगी। अच्छा। बाकी चीज़ें तो फिर ऐड ऑन। अब जो रिलेशनशिप्स हैं उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें अलग से देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मैं जनरलाइज बोलूँ तो वो कुंडली बेस्ट है जिसमें ये 3 चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा। बेस्ट कुंडली। तो मुझे एक चीज़ और, एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं बहुत सारे लोगों से पूछता भी हूँ, डेस्टिनी वर्सेस कर्म, कौन ज़्यादा पावरफुल है? क्या एस्ट्रोलॉजर आपकी डेस्टिनी बदल सकता है? मैं ये नहीं कहूँगी कि डेस्टिनी बदल सकता है। एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो आपको काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो इवेंट्स होंगे और जो अगर कोई मिसहैपनिंग है, मिसहैपनिंग नहीं, अगर कुछ डिस्करेजमेंट्स हैं तो वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा। ओके। लेकिन आपकी लाइफ कोई चेंज नहीं कर सकता। अच्छा। ये जो मुझे लगता है, देखो डेस्टिनी भी इम्पॉर्टेंट है और कर्मा भी इम्पॉर्टेंट है। आपने जैसे अभी रिक्शे वाले की एग्जांपल दी थी, रिक्शे वाला भी हार्ड वर्कर है, हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है वो। हाँ, लेकिन उसकी डेस्टिनी नहीं है। अच्छा, कि वो उस लेवल पे पहुंच पाए। हाँ, उसकी किस्मत नहीं है ना। लेकिन जो बंदा एक बहुत हाई लेवल पे है, हार्ड वर्क वो भी कर रहा होगा, लेकिन उसको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उसको लाइफ में बहुत चीज़ें आगे मिली कि वो आगे बढ़ पाया। तो आप उसको उसकी हार्ड वर्क को भी देंगे तवज्जो और उसकी किस्मत को नहीं वैल्यू देंगे। किस्मत होती है ना, क्यों नहीं देंगे उसकी किस्मत को वैल्यू? किस्मत होती है, डेफिनेटली होती है। हार्ड वर्किंग, मुझे लगता है 90% पॉपुलेशन इंडिया की हार्ड वर्किंग है। हार्डली वर्किंग नहीं है, हार्ड वर्किंग है। हाँ। तो डेस्टिनी तो जो हमें लिख के आए हुए हैं वो होना ही है। ले एक और बात, डेस्टिनी वही लोग नहीं मानते जो लोग एक पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। वही आपको बोलेंगे हम किस्मत को नहीं मानते। हाँ, वही, जैसे जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वही कहता है कि पैसे की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। आप जितने भी बड़े लोग देखेंगे ना, सारे वही लोग कहेंगे हम किस्मत को नहीं मानते, हम हार्ड वर्क को मानते हैं। हाँ। जो लोग एक टॉप की पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया कि डेस्टिनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कर्म? क्या मैं अपने कर्म से मेरी डेस्टिनी चेंज कर सकता हूँ, या भगवान ने जो लिख दिया वो लिख दिया? नहीं, कर्म से मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। कर सकते हैं। कर सकते हो। एक लेवल तक हम लोग जा सकते हैं, लेकिन वो उस डेस्टिनी को पूरा तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कि एक चीज़ को नहीं आप चेंज कर सकते। वो है कि आपका जो टाइम ऑफ डेथ है, ओके, उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
वो कोई भी नहीं चेंज कर सकता। हम कई बार कहते हैं ना डॉक्टर ने उसको बचा लिया, ऐसे बचा लिया, वो सब कुछ, वो सब कुछ प्री डिस्टाइंड है। Okay. वो टाइम वाइम सब कुछ लिखा है। लेकिन हाँ, आप अपनी जो आपकी कहते हैं ना आपकी जो स्टेट है उसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आप उसको मटीरियलिस्टिक चीज़ों से देखते हो, पैसे को, करियर को, उसको आप अपने कर्म से चेंज कर सकते हो। कर सकते हैं। उसमें एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता, डेफिनेटली। अच्छा, तो किस लेवल तक एस्ट्रोलॉजर हमको गाइड कर सकता है कि भाई कितनी एक्यूरेसी कितनी होगी? मैं देखो, इट डिपेंड्स, बट मुझे लगता है कि 80 to 90% एक्यूरेसी होती है। 80 to 90% एक्यूरेसी होती है? होती है। मतलब अगर आप मेरी कुंडली देखो तो आप मुझे बता सकते हो कि 80 to 90% तक हाँ। मेरी लाइफ में ये होने वाला है, ये होगा। होने वाले का आपके जो आपके करियर को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, इन चीज़ों में आप डेफिनेटली बता सकते हो। बताया जा सकता है कि बताया जा सकता और ये भी हेल्प मिल जाती है कि भाई अगर हम लोग बचपन में अपनी कुंडली देखें तो ये पता चल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। हाँ, ये एक्चुअल में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने अपने बड़े बेटे की जब कुंडली देखी तो मुझे पता था कि ये उसमें नहीं जाएगा, PCM में। अच्छा। ये इंजीनियरिंग वाला इसका माइंडसेट नहीं है। ओके। और मुझे अपने छोटे बेटे को देख के पहले से ही पता था कि ये बना ही इंजीनियर है। अच्छा। तो ये चीज़ें आप पता चल जाती हैं आप, क्योंकि मैंने एक बात देखी है ना कि एस्ट्रोलॉजर आपका माइंडसेट रीड कर लेते हैं। जब आप किसी की साइक रीड कर लेते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें वहीं पर पता चल जाती हैं। अच्छा। बहुत सारी। आपका स्पाउस की मैंने देख ली, आपकी कुंडली के थ्रू आपके स्पाउस का देख लिया, बहुत सारी चीज़ें उससे पता चल जाती हैं। अब मेरे साथ जो एक बहुत अच्छा जो मेरा क्लाइंट है, उनके बाप बेटे के रिलेशनशिप बहुत बुरे हो चुके थे। ओके। बहुत बुरे, इतना कि 2 साल तक जो बेटा है उसने अपने पापा को कॉल तक नहीं करा। वो US रहता था, लेकिन वो लोग बहुत डेडिकेटेड थे। वो लगे रहे, रेमेडीज़ करते रहे। 2 साल में उन्होंने मेरे को 4 बार कंसल्ट करा और मैंने उनको बोलती थी कि आप मुझे कंसल्ट करके पैसे मत बर्बाद करो, ये चीज़ें तभी सॉल्व होंगी। और अब उन्होंने उसकी शादी भी कर दी, अब एक साथ मिले भी, सब कुछ ठीक है, होगी चीज़ें। अच्छा। लेकिन इंसान ना तब ये नहीं समझ पाता कि इसको इसी टाइम पर ये ठीक होगा थोड़ा सा। ये जो टाइम है उस समय, उस साल में चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। अच्छा। तो लोग सोचते हैं नहीं, जल्दी हो, बट हो जाती हैं। पर लोग फिर जल्दी करने के लिए तो रेमेडीज करते हैं ना। लेकिन हो जाता है ना, होता है ना। अच्छा। अगर वो नहीं करते ना रेमेडीज तो वो नहीं मिल पाते। क्योंकि वो जो आदमी थे उनका हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं ये था कि बेटे या जो भी औलाद है खास तौर पे बेटे के साथ नहीं बनेगी। ओके। बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अच्छा। और उन्होंने डेडिकेटेडली बहुत मेहनत करी अपने लिए। तो कुसुम जी, एक और चीज़ एंड करने से पहले मुझे आप एक बताओ कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, मैं क्योंकि देखो इस फील्ड में अभी इतने लोग आ गए हैं ना, एक तो पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचाना जाए, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर को? क्या उसके क्या कहते हैं वो फॉर्म में क्या क्या टिक्स होने चाहिए कि वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है? मुझे लगता है जब कोई आपको डरा नहीं ना रहा किसी चीज़ के लिए। नहीं, पर डराने के लिए भी तो नॉलेज चाहिए ना। लेकिन आप जब किसी के पास गए हो ना, हाँ, तो आपने उसको अपना प्रॉब्लम्स बताई है। ओके। प्रॉब्लम्स बताने के बाद आपको वो डायरेक्ट कुछ ऐसे नहीं बोल रहा, कुछ लिंक्स नहीं दे रहा, आप वहाँ जाओ, ये करो, आप ये पूजा करवा लो, कि डायरेक्ट कि आप हमसे ये करवा लो, वो करवा लो। तो ऑब्वियसली कि आपको पता चल जाता है इस बंदे का माइंड जो है मनी मेकिंग नहीं है। ओके। मनी मेकिंग नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर कुछ बुरा भी होने वाला है, जैसे मैंने कुछ लोगों का देखा था कि उनका, मुझे लगा कि उनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत होने वाले हैं, तो मुझे उनको बताने में थोड़ा टाइम लगा। अच्छा। अब मैं इस चीज़ को नहीं जज कर पाऊँगी एज ए एस्ट्रोलॉजर
मे बी नेक्स्ट पर्सन इसको जज कर पाए कि ये सही था कि गलत था। मैंने उनको बताया, लेकिन उस समय नहीं बताया, मुझे थोड़ा शब्दों का चयन करने में टाइम लगा। ओके। और फिर मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, और आप ये रेमेडीज़ करो, क्योंकि वो थोड़े नॉन बिलीवर थे, अच्छा। करने वाले नहीं थे, लेकिन मुझे थोड़ा उनको कन्विंस करना पड़ा। ओके। और फिर समझे वो। तो एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि भाई वो लोग आते हैं आपको प्रॉब्लम बताते हैं, हाँ, तो क्या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, उसको प्रॉब्लम जानने की भी ज़रूरत है? उसे तो कुंडली देख के ही पता चल जाना चाहिए कि भाई इसके लाइफ में ये चल रहा होगा। अब जैसे ना मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी पहचान तो यही है, आप जाके उसे कुंडली दे दो और फिर उनको नहीं। बोलने दो भाई अब बताओ। मैं एक और बात बताऊं, अगर मैं आपकी कुंडली रीड करने बैठूं ना, तो मुझे चाहे मैं उस पर 2 घंटे लगाऊं, 4 घंटे लगाऊं, चाहे पूरा दिन लगा दूं, मेरे लिए वो कम है। एक और बात, जैसे कभी कभी ना मैं जब कुंडली रीड करती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों में ना ये पता चलता है कि या तो इसके फादर नहीं हैं या फादर से दूरी है। ओके। अब कुंडली में ये नहीं पता चल सकता कि फादर की डेथ हो चुकी है या फादर दूर हैं, किस तरीके से दूर हैं। तो मुझे उनको थोड़ा ट्रिकी वे में पूछना पड़ता है। अच्छा। कि आपके पापा का क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें पता चल जाता है कि फादर नहीं होंगे, 90% ये चांसेस होते हैं कि फादर नहीं हैं। अच्छा। तो हम उनको पूछते हैं कि आपके पापा कैसे हैं, वो कहाँ पर हैं, उनकी हेल्थ कैसी है। तो बोलते हैं मैम नहीं उनकी डेथ हो चुकी। मैंने कहा हाँ मुझे लग रहा था। अब मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगी ना। और यहाँ क्या होता है कि फादर के साथ वो रहते नहीं हैं। ओके। डाइवोर्स हो चुका है या फादर ने दूसरी शादी कर ली या ऐसे। तो ये चीज़ें होती हैं। कभी कभी दूसरे को ना मुझे क्वेश्चन पूछना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अच्छा। कुछ लोग पूछ लेते हैं ब्लड, मैंने देखा है। पर नहीं, आपको पता चल जाता है कुंडली देख के कि ये किस वजह से आया होगा मेरे पास? हाँ, ये पता चल जाता है। ये पता चल कि इस वक्त हेल्थ इश्यूज हैं, ओके, पढ़ाई को लेकर हैं, हाँ। स्पाउस इश्यूज हैं या करियर इश्यूज हैं। तो क्या एक जैसे मैं किसी के पास कंसल्टेशन लेने के लिए गया, मैं जाके बस उसको अपनी कुंडली बता दूं या टाइम जो भी वो लोग पूछते हैं वो बता दूं, उसके बाद मैं बैठा रहूं खाली चुपचाप कि भाई अब आप बताओ कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, एज अ टेस्ट कि ये जेन्युइन है या नहीं? मुझे पता क्या लगता है कि जो लोग ऐसा बता देते हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजर तो अच्छे होते हैं, उनके अंदर कुछ इंट्यूटिव पावर्स भी होती हैं। ओके। क्योंकि इंट्यूटिव पावर्स जो होती हैं ना, वो आपको किताबों से नहीं आती हैं। मैंने कहा ना, कुछ लोग कुंडली देखते हैं, वो आपको ऐसी बातें बता देंगे जो आप हैरान ही हो जाओगे। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं है कि कहीं किताबों पे लिखा हुआ है, वो आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगी। एक तो उनका एक्सपीरियंस, दूसरा उनके अंदर कुछ ऐसे होती हैं आपकी, एक होता है ना, मैं ये बोल सकती हूँ शक्ति, कुछ ऐसी सिद्धि कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, और हैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत हैं जो बिना कुछ बताए बता देते हैं। बिना कुछ नहीं, मीन्स कुंडली तो होनी चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली कुंडली। पर जैसे कुछ लोग तो कुंडली नहीं होती, फिर उनका क्या करें कुसुम जी? उनको टाइम भी नहीं पता बेचारों को। वो प्रश्न कुंडली बनती है उस वक्त। तो वो कैसे वो प्रश्न की कुंडली बनती है? जैसे आपके पास अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपने अभी मुझे पूछा कि ये, मैं अभी का टाइम लिखूंगी, आपका क्वेश्चन लिखूंगी, तो मैं आपको अभी के आपका सिनेरियो बता दूंगी, अभी का। अच्छा। आपका मैं फोरकास्ट नहीं कर सकती। अच्छा, वो नहीं बताया जा सकता। मैं आपका फ्यूचर नहीं बता सकती, उसमें नहीं बताया जा सकता। उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस, मीन्स आप ये है कि उसमें आप वैसे नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ कुछ आप अपना बेसिक कुछ पूछ सकते हो। बेसिक कुछ पूछ सकते हैं। प्रश्न कुंडली। अच्छा, तो अभी बिफोर वी एंड कुसुम जी, हम लोग को कुछ रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर कुछ रेमेडीज़ नहीं बताई तो फिर लोग गालियाँ देंगे कि यार इतना लंबा पॉडकास्ट बनाया और रेमेडी तो हमें कुछ भी बताई नहीं। जेनेरिक रेमेडीज़ करेंगे थोड़ी सी। एक तो पैसे की तो हमने ऑलरेडी बीच में डिस्कस कर ही ली है। एक मुझे रिलेशनशिप के लिए, अगर कोई जैसे हस्बैंड वाइफ का नहीं बन रहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं बन रहा, रिलेशनशिप है लेकिन प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा मैं वो वाला रिलेशनशिप नहीं पूछ रहा कि भाई वो लड़की मेरे से सेट नहीं हो रही है, वो नहीं, ऑलरेडी रिलेशनशिप है लेकिन उसमें कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, उसको स्मूथ आउट करने के लिए क्या करना चाहिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? अगर तो रिलेशनशिप्स, एक आप जर्नलाइज्ड रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हैं या
आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, चलो जो भी है, अगर लड़का है तो वो वीनस की रेमेडीज करेगा, लड़की है, अच्छा, लड़की है तो वो जुपिटर की रेमेडीज करेगा। अच्छा, हाँ तो दोनों के लिए अलग अलग हो जाएंगी हाँ, क्योंकि लड़के की लाइफ में जो प्यार मोहब्बत है, ये मैं जर्नलाइज्ड ही बोल रही हूँ, ओके, वो वीनस लेके आए। अच्छा, और जो लड़की की लाइफ में प्यार मोहब्बत तो वीनस ही शो करता है, लेकिन जो एक हस्बैंड का मैं बोलूँ सुख है, वो जुपिटर बताता है। ओके, हाँ, तो लड़की को जुपिटर की रेमेडीज करनी है। केले के पेड़ में थर्सडे के दिन बिफोर सनसेट आप एक हल्दी वाला जो कच्चा सूत होता है ना, कच्चा सूत, उसको हल्दी में भी भिगो कर पीला कर लो। हाँ, उसकी जड़ में बांध दें। अच्छा, बस केले के पेड़ पे। बट ये कॉन्टिन्यूसली करें। देखो रेमेडीज, ये जो वैदिक रेमेडीज होती है ना, इसका कॉन्टिन्यूसली आप करोगे तभी बेनिफिट है। एटलीस्ट 3-4 मंथ्स करो, अच्छा, एटलीस्ट। ग्रह इतनी दूर है, उस तक आवाज तो जाए। एटलीस्ट आवाज़ क्या कि आपके पास वो एनर्जीज तो आना शुरू हो, पॉजिटिविटी तो आए वो, कि वो चीज़ें। अब जैसे अगर आप जुपिटर की रेमेडीज कर रहे हो, हाँ, तो उस दिन बनाना जो होता है उसकी पूजा करते हैं, बनाना ट्री की, है ना। तो उस दिन ये नहीं है कि आप बनाना खा लो। अच्छा, वो चीजें मतलब हाँ, ये प्रिकॉशंस भी हैं, हाँ, ये परहेज भी क्योंकि रखने हैं। देखो ना, अब जिस दिन आप जिस चीज़ को डोनेट कर रहे हो, उस दिन आपको वो खुद चीज़ ग्रहण नहीं करनी है। अच्छा, आप सैटरडे को काली दाल डोनेट कर रहे हो, तो काली दाल बना के मत खा लेना। अच्छा। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो भंडारा लगाते हैं, फिर वो खुद ही उसमें खा भी लेते हैं। हाँ, तो एटलीस्ट ये मुझे लगता है कि एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए हाँ। कि आप अगर थर्सडे को केले का दान कर रहे हो, तो वो खुद मत खाना, आप दान कर रहे हो, उस दिन आपको दान करना है। आप किसी और दिन खा लो। बिल्कुल। तो ये लड़की की तो आपने बता दी, लड़कों के साथ लड़कों का भी बता दो, वीनस को कैसे खुश किया देखो, जाए। लड़कों को अगर मैरिड हैं तो सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि अपनी वाइफ को ना फ्राइडे के दिन कुछ ना कुछ दे दिया करो। अच्छा, देखो, आप अगर ज़्यादा नहीं दे सकते, एक नेल पॉलिश दे दो, अच्छा, एक बिंदी का जो स्ट्रिप होती है वो ला के दे दो। लोग कहेंगे ताने देता हूँ मैं। कभी परफ्यूम ला के दे दो, अच्छा, है ना। वाइफ को कुछ भी, लिपस्टिक ला के दे दो, एनीथिंग यू कैन अफोर्ड, अच्छा। अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अब मैं हर अकॉर्डिंग। फ्राइडे कुछ ना कुछ ला के दूंगा तो ऑब्वियसली वो खुशी रहेगी। नहीं, फ्राइडे वो खुश रहेगी, पूरा घर खुश रहेगा, हाँ, आप खुश रहोगे। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे ला के दूंगा। मैं रेमेडी की बात कर रहा था, ये तो आपने गिफ्टिंग की बात बता दी मुझे। ये रेमेडी है, अच्छा, ये सबसे अच्छी रेमेडी है। और जो बेचारा हर और फ्राइडे, अगर आपकी वाइफ नहीं है, हाँ, गर्लफ्रेंड है, अगर कोई भी नहीं है, आप इंतजार में हो कि अच्छा। कोई बन जाए तो फिर आप छोटी जो लड़कियां होती है ना, बच्चियां होती हैं, हाँ, उनको खीर खिलाया करो। खीर, तो खीर खिलाया, अगर आप खीर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो माता रानी के बस कुछ फूल चढ़ा दिया करो उनके चरणों में जाकर। कौन, ये फूल का भी कोई कलर होना चाहिए, गुलाब के या कुछ भी, कोई भी? गुलाब के, कोई भी, व्हाटएवर, जो भी आप अफोर्ड कर पाओ। अच्छा, लेकिन चढ़ाने मंदिर में है, घर से जाना अपने मंदिर तक। ओके। ये जर्नलाइज्ड रेमेडी है, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव रेमेडी है, सबसे इफेक्टिव। अच्छा, और अगर मुझे मेरे, जैसे मैं बच्चा हूँ, हाँ, अगर मैं पढ़ाई में, मुझे मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ताकि देखिए, वैसे तो वो मेहनत करनी चाहिए, मुझे तो वो पता है पढ़ाई में, लेकिन उसको थोड़ा सा एक पुश मिल जाए। एक तो ना अपने मीन्स जो आपका स्टडी टेबल है ना, हाँ, आप कहीं पर भी ऑनलाइन देखोगे ना, आपको एजुकेशन वो एक पिरामिड सा मिलता है। ओके, हाँ, वो अपने स्टडी टेबल पे लगाओ, वो सबसे अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, वो लगा लेना चाहिए। एक तो डेकोरेटिव पीस भी है, हाँ, और वैसे भी अच्छा रहता है, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है। दूसरा, भगवान गणेश जी को कुछ भी मन करता है उनको फूल चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ हर वेडनेसडे, कुछ भी, जो भी आपका मन करे, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और सरस्वती माँ को खुश कैसे करें? सरस्वती माँ का तो आप बस कोई भी जाप कर लो। अच्छा, हाँ, कोई भी जाप, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप गणेश जी को ना हाँ, थोड़ा करो। सरस्वती माँ के तो मुझे लगता है मंत्र ही सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे मंत्र हैं। अच्छा, हाँ,
तो वो हमें ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएंगे, माँ सरस्वती का मंत्र लिखे तो? बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई अच्छा। भी वैदिक मंत्र छोटा जो सबसे इजी हो ढूंढ लो। आपको कुछ याद है? मुझे अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं मंत्र याद। मेरे को माँ लक्ष्मी किस लिए याद थे अभी मंत्र, क्योंकि मैंने अभी नवरात्रों में बड़े करे हैं। अच्छा। हाँ। लक्ष्मी जी को तो सब खुश करना चाहते हैं, सरस्वती जी थोड़ा सा साइड हो जाती हैं। मैं इसलिए करना क्योंकि मैं कुछ यंत्र बना रही थी, तो अच्छा। मुझे उसके लिए उनकी उसको सिद्ध कर रहे थे आप? उसको सिद्ध कर रही थी मैं। ओके। तो इसलिए मेरे को याद है। तो अभी मेरे को कोई पढ़ाई का यंत्र मैंने नहीं बनाया, नहीं तो मेरे को माता जी के भी याद हो जाते, सरस्वती माता जी के भी। अच्छा, तो ये आप मुझे ढूंढ के प्लीज बता दीजिएगा, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा कि भाई ये वाला आप कर सकते हो। तो कुसुम जी थैंक यू सो मच आज आने के लिए हमारे शो पे। थैंक यू सो मच, आपने मेरे से बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछी और मेरी नॉलेज और इंक्रीज हुई है। हाँ, अब आप एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप जाके और उसके बारे में पढ़िएगा कि ये कैसे होती हैं जी। क्योंकि ये तो ऐसा अथाह सागर है ना एस्ट्रोलॉजी। मैं खुद बहुत कम बिलीव करता हूँ इन एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन हाँ मैं ये बिलीव करता हूँ कि कुछ कुछ लोग हैं जिनको ऐसी नॉलेज है जो आपकी वाकई में लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैं आज भी बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ और मुझे हर एक कुंडली में कुछ नया सीखने को मिलता है, हर एक चीज़ में, और मैं उसको नोट डाउन करती जाती हूँ। और मुझे लगता है कि एक लाइफ बहुत कम है एस्ट्रोलॉजी को। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं जिसमें बच्चे पैदा हो सकते हैं। किसी ना किसी की कुंडली कहीं ना कहीं तो सेम होगी, लेकिन ये भी भगवान का चमत्कार ही है कि सबकी कुंडली थोड़ी सी अलग होती है जी। जबकि वो पैदा तो उसी टाइम में होंगे लोग, उतनी ही जगहें हैं पैदा होने के लिए धरती के ऊपर, लेकिन फिर भी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लगता है कि हाँ कुछ होता है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब चीज़ें एक जैसी होते हुए भी सब चीज़ें अलग हो। ये है, मैंने वही बोला ना, सबकी लाइफ सेम नहीं थी। ये लाइफ यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाते हैं। आपने बोला ना ये चीट कोड है। हाँ। ये है कि कर्म, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास कुछ बताने के लिए नहीं होता तो वो कहते हैं कि भाई ये आपके पिछले जन्म के कर्म। आपने प्रेमानंद जी को सुनते हो आप? अब मैं उनकी रील्स वगैरह मुझे दिखती रहती हैं। उनका मैंने एक देखा था, अब उनके पास कोई मदर गई। अच्छा। उनके छोटे बेटे को कैंसर था, तो वो उनके सामने रो रही थी। तो वो उसको माँ को क्या बोलते हैं, कहते बहन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे इस पुत्र ने पहले क्या किया है। तुम्हें सिर्फ ये छोटा सा बच्चा दिख रहा है, तुम्हें सिर्फ ये अपना बच्चा दिख रहा है, तुम इसके गम में रो रही हो, पर मैं तुम्हें कह नहीं सकता हूँ कि इसका पहले जन्म इसके क्या थे। और सबसे बड़ी बात, जो माँ रो रही है वो क्या कर्म करके आई है कि वो अब ये भोग रही है कि मैं अपना बच्चा जाते देखूं। बट वो जो गुरु होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें कह सकते हैं। वो और सच में ये चीज़ें बहुत क्या कहते हैं ना, इनकी कोई भी वो नहीं है, एक्सप्लेनेशंस नहीं होती हैं इन चीज़ों की। पर एस्ट्रोलॉजर्स फॉल्स होप दे देते हैं कुसुम जी? दे देते हैं कि भाई ठीक हो जाएगा, बट फॉल्स होप क्या है, और ऐसा करना भी चाहिए? फॉल्स होप मैंने दी है। अच्छा, आपने दी हुई है? मैंने क्या देनी चाहिए आपसे? मैं नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ जो मुझे दिखा और मैंने बिल्कुल उसको उल्टा कह दिया। मुझे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ दिखी, लेकिन मैंने बताया नहीं, और उनके साथ कहीं ना कहीं उतना गड़बड़ हुआ नहीं। ओके। मुझे लगा अगर मैं इनको इतना नेगेटिव बता दूंगी तो शायद ये उस नेगेटिविटी में ही रहेंगे। मुझे, और ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ थी। मैंने उनका माइंड कहीं ना देख लिया था कि वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, लेकिन बाय द गॉड ऑफ ग्रेस वो निकल गए। तो मैं उसको फॉल्स होप नहीं कहूँगी। वो फॉल्स होप नहीं थी, क्योंकि मैंने उनको कुछ ऐसा नहीं उनसे छुपाया जो बहुत ही ज़्यादा जो उनकी लाइफ में हो रहा था उससे अलग होता। थोड़ा सा कुछ था, और मुझे लगा अगर मैं इनको बता दूंगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो मैंने उनको नहीं बताया। पर वैसे अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जो आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो तो वैसा बताना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा अलग तरीके से बताओ, लेकिन बता देना चाहिए। तो ज़्यादातर मोस्टली ये साइकोलॉजिकल चीज़ है एस्ट्रोलॉजी। साइकोलॉजिकल चीज़ मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स के साथ। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम लोगों को बस एक उम्मीद बन जाती है कि एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा, तो हम एटलीस्ट उस तरीके से काम करने लगते हैं कि 6 महीने बाद कुछ चेंज होगा।
मैं 6 महीने की अगर हो, साल की हो, 2 साल की हो, मैं बता देती हूँ उनको कि ये चीज़ इतनी देर चलेगी और अगर इस पीरियड को अच्छे से निकालना है एटलीस्ट कि आप सरवाइव कर पाओ तो रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, अच्छा, तो अदरवाइज सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो मतलब वो इफ़ेक्ट कम हो जाता है जो जो भी प्रॉब्लम आने वाली होती है रेमेडीज से। रेमेडीज़ से ये चीज़ें हैं कि आप थोड़ा ना संभलने के लायक हो जाते हो। ओके, अगर कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं निकलने के रास्ते, थोड़ा सहारा मिल जाता है। ओके, चलिए इसी सहारे के उस पे आज पॉडकास्ट एंड करते हैं। कुसुम जी, थैंक यू Thank सो you. मच आने के लिए। होपफुली आपको मज़ा आया होगा मेरे से बात करके जितना मुझे आया। मुझे बहुत आया आप थोड़ी सी टेंस भी थी, जी। पता भी नहीं चला होगा आप। हाँ, शायद नहीं चला। अब आप क्या कहते हैं और पॉडकास्ट करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो Thank you. भाई अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे ये एपिसोड, हमने बहुत जेन्युइन जैसे बातचीत करी है आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मैं कुसुम जी के सारे जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनको कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखा ही आपने काफ़ी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर हैं, वन ऑफ द जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो प्लीज़ देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।